हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और डियर स्टूडेंट, आज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? अन्योन्य प्रेरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। और आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण अध्याय 6 का ये होगा 4th पार्ट। ये चैप्टर बहुत छोटा है यार, और बेहतरीन चैप्टर लगता है मुझे। वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स, भौतिक का आपका। ठीक है, बेहतरीन, पूरा मतलब प्रयोग है, ठीक है, एप्लीकेशन है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है चैप्टर है। तो इसमें ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं है एक्चुअल में जो छोड़ दिया जाए। ठीक है, छोटा छोटा टॉपिक, बहुत सुंदर टॉपिक है। तो चर्चा करेंगे आज हम लोग अन्योन्य प्रेरण के बारे में, और देखेंगे कि कुंडली में, दो कुंडलियों में अन्योन्य प्रेरण कैसे होता है। दो वृत्ताकार डिस्क जो आपका, ठीक है, सर्कुलर डिस्क है, वृत्ताकार कुंडली है, परिनालिका में देखेंगे, कुंडली में देखेंगे। और इसमें जो संयोजन है किस चीज का, आपका कुंडलियों का संयोजन है, उसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अन्योन्य प्रेरण क्या है। उसके लिए मैं एक छोटा सा पहले आपको चित्र के द्वारा समझाने का प्रयास करता हूं। बहुत बढ़िया है, इजी है, बहुत सरल है। देखते रहिएगा आप लोग थोड़ा सा। इस प्रकार डियर स्टूडेंट, मैं एक ले लेता हूं, क्या चीज, यह है RH, धारा नियंत्रक बोलते हैं इसको, बोलते हैं कुंजी, और ये हो गया बैटरी। ठीक है, और एक अन्य मैं कुंडली ले लेता हूं इस प्रकार, और जिसमें हम लोग जो है एक धारा मापी जोड़ देते हैं। प्रयोग है, लेकिन उससे पहले आप देखिए अन्योन्य प्रेरण का परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन कुछ ऐसा है, जब किसी एक कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो दूसरे कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और जिसके कारण उसमें एक प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इस क्रिया को हम अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। अन्य के कारण उसमें प्रेरित होकर के प्रेरित धारा, प्रेरण, प्रेरित, ठीक है, तो ये चीज को कहते हैं अन्योन्य प्रेरण। समझ में आ रहा है? इसमें जिस कुंडली में हम धारा प्रवाहित करते हैं, मुख्य धारा, उसे कहते हैं प्राथमिक कुंडलिक। क्या कहते हैं? प्राथमिक कुंडली, प्राइमरी। ठीक है, और जिस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है उसे बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी कुंडली। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कुंडली, द्वितीयक कुंडली। ठीक है, और द्वितीयक कुंडली में प्रेरित धारा का मान तब तक अस्तित्व में रहता है, अर्थात तब तक प्रवाहित होता है जब तक प्राथमिक कुंडली में आप जो है धारा के मान में परिवर्तन करते हो। मतलब धारा का मान परिवर्तन होना जरूरी है उसमें, ठीक है, तब तो जाके दूसरे के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। समझ में आ रहा है? तो ये चीज होता है आपका अन्योन्य प्रेरण। अब इसके लिए एक प्रयोग है, और प्रयोग में क्या है, एक प्रयोग है, और प्रयोग कुछ ऐसे ही है जिसका चित्र आपके सामने बना हुआ है। इस प्रयोग में लिए गए उपकरण का चित्र प्रदर्शित है, जिसमें एक जो है P एक प्राथमिक कुंडली है, जिसके श्रेणी क्रम में एक सेल E, एक कुंजी K एवं धारा नियंत्रक RH जोड़ दिया गया है। इसके सामने एक द्वितीयक कुंडली है, जिसके श्रेणी क्रम में एक धारा मापी जोड़ा दिया गया है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब होता क्या है ये सुनिए। होता क्या है, जब प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो कुछ समय पश्चात द्वितीयक कुंडली में के धारा मापी में विक्षेप प्राप्त होता है। इस विक्षेप का कारण होता है कि प्राथमिक कुंडली में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो द्वितीयक कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और जिसके कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और उसी प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। समझ में आ गया? तो यह है हमारा प्रयोग और व्याख्या। तो इस प्रकार इसकी व्याख्या करने के बाद अब आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, कि ये तो हो गया, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं क्या चीज, अन्योन्य प्रेरकत्व क्या है, या अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक। अन्योन्य
प्रेरकत्व या प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक, प्रेरकत्व गुणांक। तो क्या है ये देखते हैं। सुनिए, इसकी दो परिभाषा है, मतलब व्यंजक डिराइव करना है और कुछ नहीं है, व्यंजक डिराइव करना है। तो पहली परिभाषा के अनुसार क्या है, देखिए, जो अभी कुंडली बनाए थे हम लोग, है ना, उसमें प्राथमिक कुंडली में माना कि प्राथमिक कुंडली में I1 धारा प्रवाहित की जाती है, I1 धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है। और I1 धारा प्रवाहित करने के कारण समझना, ठीक है, एक में हम क्या कर रहे हैं, प्राथमिक कुंडली में I1 धारा प्रवाहित कर रहे हैं बैटरी की सहायता से, और इसके कारण डियर स्टूडेंट हमारा जो द्वितीयक कुंडली है एस, ठीक है, इसके मान लो इसके बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में φ2 परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है, प्रवाहित की जाती है, तो द्वितीयक कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में आप लोग लिख लेंगे ना, फ्लक्स में φ2 परिवर्तन होता है, एवं जहां फेरों की संख्या N2 है, द्वितीयक कुंडली में माना कि फेरों की संख्या क्या है, N2 है, और प्राथमिक कुंडली में उसको मत देखो आप, प्राथमिक कुंडली में हम धारा I1 प्रवाहित कर रहे हैं, तो द्वितीयक कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में φ2 की परिवर्तन हो रही है एवं फेरों की संख्या N2 है। अतः बंध फ्लक्स बंधता की संख्या क्या होगी, फ्लक्स बंधता की संख्या क्या हो जाएगी बताइए, N2 φ2 हो जाएगी, होगी कि नहीं। और ये जो N2 φ2 होती है, फ्लक्स बंधता होती है, वह प्रवाहित धारा के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। ये मैं पहले ही, इससे पहले जब हम लोग प्रेरकत्व पढ़े हैं उसमें मैं समझा चुका हूं आपको। यही परिभाषा है, पहली परिभाषा, कि बंध फ्लक्स, आपका फ्लक्स बंधता, उसमें प्रवाहित धारा प्रथम कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। ये आप लिख दीजिएगा ऊपर में, तो इस अनुसार ये हो जाएगा। और जब इस प्रोपोर्शनल के साइन को जब हटाते हैं डियर स्टूडेंट, तो हमारा एक सिंबल लगता है, दैट इज एम। क्या लगता है, m और I1। तो इस m का जब वैल्यू निकालोगे आप लोग तो निकलेगा N2 φ2 डिवाइडेड बाई I1, याद रखिएगा, ठीक है, N2 φ2 बाई I1। इस m को ही बोलते हैं हम लोग, जहां m एक नियतांक है और जिसे क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक कहते हैं, अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरक गुणांक कहते हैं, प्रेरक गुणांक कहते हैं। समझ में आ गया। और इसकी मात्रा क्या होगी, तो होगी हेनरी। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट परिभाषा के अनुसार। अब देखिएगा दूसरी परिभाषा के अनुसार क्या है। आप सबको पता है फैराडे का नियम, फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार हम सब जानते हैं कि फैराडे, यहीं से लिखिएगा, फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स घनत्व में परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होती है। अतः E इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी फाई बी डिवाइडेड बाई डी टी, और यदि उसमें फेरों की संख्या n है तो ये हो जाएगा ऐसा, ठीक है, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं डी एन फाई बी बाई डी टी, लिखा जा सकता है। कहां से आया, फैराडे के नियम से। अब फैराडे के द्वितीय नियम से ये आ गया। अब हम सबको पता है एन फाई बी का मान क्या है, ये देख लीजिए आप, यहां से ऊपर से देख लीजिए डियर स्टूडेंट, इसका वैल्यू क्या है, एन फाई बी का मान। अब इसको हटा दीजिए, n2 लिखने की जरूरत नहीं है, n1 वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये सीधा सीधा आ जाएगा d माइनस डी बाई डी टी, और ये हो जाएगा हमारा एम आई, क्या हो जाएगा, एम आई 1 या एम आई। तो ये हो जाएगा आपका E इज इक्वल टू आ जाएगा क्या चीज, m को बाहर निकाल दीजिए, डी आई बाई डी टी,
तो ये विद्युत वाहक बल है। अगर m का वैल्यू निकालना चाहोगे तो m इज इक्वल टू हो जाएगा E बाई DI बाई DT। तो इस प्रकार ये दूसरा इसका व्यंजक है। इन्हीं दोनों व्यंजकों पर हमको काम करके पूरा का पूरा जितने भी इसके चाहे वो दो सोलोनाइड कुंडलियों परिनालिकाओं पर अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक का व्यंजक निकालना हो, चाहे आपका वृत्ताकार डिस्क सर्कुलर डिस्क पर निकालना हो, तो इन्हीं दोनों फार्मूले की सहायता से हम इतना को अगर आपको समझ में आ गया ना तो वो एकदम आसान है। तो यहां तक नोट कर लेना, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इनका यूसेस, अनुप्रयोग देखते हैं कहां हम इस चीज को अप्लाई करते हैं। दो लंबे परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व, यह टॉपिक है। समझना देखना सरल भी है और समझने योग्य भी है। क्या है इधर देखो सब लोग, सपोज करो, देखते जाइएगा आप लोग, दो परिनालिकाएं हैं समान लंबाई की, देखते जाइएगा ध्यान से, ठीक है। इसमें से एक जो परिनालिका है डियर स्टूडेंट, इस परिनालिका में मैं क्या कर दे रहा हूं, पहले आप चाहो बना सकते हो, ऐसा नहीं चाहो तो मत बनाओ, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। ये चीज अगर नहीं बनाना चाहे तो मत बनाइए, मतलब ये वाला जो टर्म्स बोल रहा हूं ना, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि बताऊंगा मैं कारण क्या है, जरूरी क्यों नहीं है मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। ये सपोज करते हैं हमारा परिनालिका H1 है, और इसी प्रकार सिमिलरली मैं इसको मिटा देता हूं अब, इसी प्रकार सिमिलरली हमारा एक और परिनालिका है, समाक्षी परिनालिका बोलते हैं इसको। डॉटेड लाइन से आपको दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, आ रहा है। ये डॉटेड लाइन से पहली केस में क्या करेंगे बताता हूं मैं आपको, ठीक है। पहले केस में क्या करेंगे समझते जाइएगा। यह H2 लिखना प्रारंभ करेंगे यहां से। माना कि H1 और H2 दो समाक्षीय मतलब एक ही अक्ष के समान लंबाई के दो परिनालिकाएं हैं, जिसमें फेरों की संख्या क्रमशः कैपिटल N1 एवं N2 है। कुल फेरों की संख्या क्रमशः N1 एवं N2 है, और जिनकी लंबाई क्रमशः L1 और L2 है। अब वो लंबाई तो समान है यार, तो L1 L2 लिखने की क्या जरूरत है, L है जिसकी लंबाई L है। अतः प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, अतः प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या सरल है समझना, नहीं तो कठिन है बहुत। संख्या N1 बराबर हो जाएगा प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, और N2 बराबर हो जाएगा आपका LN2। लंबाई बराबर है, फेरों की संख्या कम ज्यादा हो सकती है, समझ में आ रहा है, लंबाई बराबर दोनों की, तो N1 N2 निकल गया। अब करते क्या है इधर सुनिएगा। माना कि सपोज करिए, माना कि H1 में I1 धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है। N1 में I1 धारा प्रवाहित की जाती है, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र B1 उत्पन्न हो जाता है। मैं इसको इसलिए पूरा लिख रहा हूं डियर स्टूडेंट, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट बहुत होता है, इसलिए लिख रहा हूं मैं इसको, ठीक है। क्षेत्र B1 उत्पन्न हो जाता है, तो B1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, B1 इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट N1 इसमें, ठीक है। फॉर्मूला म्यू नॉट N1 I1, क्योंकि धारा I1 प्रवाहित कर रहे हैं और किसमें उत्पन्न हो रहा है,
S1 में उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं, या फिर म्यू नॉट N1 की जगह में क्या रख सकते हैं, N1 डिवाइडेड बाई L, और ये हो जाएगा I1। ठीक है, अब दूसरे में हमने तो धारा प्रवाहित नहीं किया, लेकिन दोनों इस प्रकार संयोजित किए हैं, ये देखिए, मतलब दोनों एकदम फिक्स है, टच नहीं कर रहे हैं, लेकिन जितने भी उसकी स्पेस है उस पर दूसरा कुंडली है, दोनों समाक्षीय है, एक ही अक्ष पर है, समान लंबाई है, तो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वही उसके लिए भी एक समान कार्य करेगा। दोनों का चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, एक समान होगा। इसलिए चूंकि दोनों समाक्षीय है, अतः समान चुंबकीय क्षेत्र होगा। क्या होगा, समान चुंबकीय क्षेत्र होगा, अतः B2 बराबर भी क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, दूसरे कुंडली के लिए भी क्या हो जाएगा, म्यू नॉट N1 डिवाइडेड बाई L I1। इतना कंसेप्ट क्लियर है, कंसेप्ट इतना क्लियर है, सबको अच्छे से समझ में आ गया इतना दूर तक। अब समझिएगा क्या हो रहा है। धारा I1 प्रवाहित करने पर H2 के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स phi2 है, तब आप सबको पता है, आप सब जानते हैं, phi2 बराबर हो जाएगा क्या, BA। होता है कि नहीं होता है, phi2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BA। तो phi2 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा BA का वैल्यू रखिए, B का वैल्यू रख देंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, म्यू नॉट N1 I1 डिवाइडेड बाई L, और A का वैल्यू है तो A रहने दीजिए, उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है, L रहने दीजिए। इतना क्लियर है सबको अच्छे से। अब आगे देखते हैं, चलिए क्या होगा, ध्यान से देखते जाइएगा ना, सरल भी है कठिन भी है, समझना है आपको। अब देखिए, माना कि H1 के सापेक्ष H2 द्वितीय कुंडली की अन्योन्य प्रेरकत्व, क्या, अन्योन्य प्रेरकत्व M21 है। ध्यान से देखिए, H1 के सापेक्ष इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि H1 पे हम मुख्य धारा प्रवाहित कर रहे हैं, H2 पर प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, तो H1 के सापेक्ष H2 पर तो M21, ठीक है, तो प्रेरकत्व M21 है। तब आप सबको पता है डियर स्टूडेंट, सबको पता है यार, अब क्या होने वाली है, क्या होने वाली बता दूं मुझे, दूसरे के फ्लक्स घनत्व में परिवर्तन हो रहा है, दूसरे के फ्लक्स घनत्व में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, पहले में धारा प्रवाहित करने पर, ठीक है ना, तो दूसरे का नंबर ऑफ टर्म्स, दूसरे का फ्लक्स घनत्व में परिवर्तन, ठीक है ना, और ये बराबर हो जाएगा आपका M21 I1 के। कहां से, कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल, तो आप सबको पता है, ये प्रथम नियम है आपका किस चीज का, अन्योन्य प्रेरकत्व का, N phi फ्लक्स बंधता इज प्रोपोर्शनल टू I होता है। जब इसको हटाओगे तो एक म्यूचुअल आपका वो लग जाएगा, ये लगेगा कि नहीं। अब धारा किस में प्रवाहित कर रहे हैं, I1 में धारा प्रवाहित कर रहे हैं, पहले में I1 धारा प्रवाहित कर रहे हैं, जिसके कारण दूसरे के फ्लक्स घनत्व में परिवर्तन आ रहा है, दूसरे के, ये है फॉर्मूला। अब समझ में आया सबको कि नहीं आया, और इसको हम लोग बोलते हैं 2-1, दैट्स क्लियर। अब देखिए, मुझे M21 का वैल्यू निकालना है, तो M21 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा N2 phi2 डिवाइडेड बाई I1, हो गया। अब phi2 का वैल्यू देखो, इधर से ले आओ, तो M21 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का N2, ठीक है, म्यू नॉट N1 I1, दिख रहा है ना आपको, म्यू नॉट N1, N2 तो पहले का है, इसके जगह में वैल्यू रखते जाएंगे, म्यू नॉट N1 I1, ठीक है, और ये हो जाएगा A डिवाइडेड बाई, यहां है L और यहां है I1, तो I1 से I1 कैंसल आउट हो गया, तो M21 का जो वैल्यू आया वो आ गया हम लोग का म्यू नॉट N1 N2 A डिवाइडेड बाई L। हेनरी, ये चीज आपको निकाल के लाना था,
पहला पहला, हाँ ये चीज निकाल के लाना था। देख लो अच्छे से, नहीं समझ में आया होगा तो 2 बार देखो, 3 बार देखो, समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं आया होगा ना तो भी समझ में अब भी आ जाएगा। इतना निकालना है। इसके बाद ये रुकता नहीं है यहाँ पे, इसको आपको इक्वेशन देना है। इधर इक्वेशन देते देते आना है तो दे दीजिएगा, नहीं देना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्वेशन 1 ही दे दीजिएगा यहीं पे। अब क्या परिवर्तन आ रहा है देखिए, यहाँ तक सब चीज सेम रहेगा। अब देखो अब क्या करेंगे, ये एक ही चल रहा है ना, एक ही डेरिवेशन है। अब माना कि क्या करते हैं, अब माना कि इसके बाद लिखेगा, माना कि H2 में I2 धारा प्रवाहित करते हैं, I2 धारा प्रवाहित की जाती है। अब इसको पलट देंगे, अब धारा मापी को इधर लगा देंगे और इन सबको कहां ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे। इसलिए मैं बोला कि इसको बनाना जरूरी नहीं है क्योंकि पलटा जाता है ये वापस से। तो इस आप 2 ठो चित्र भी बना सकते हो, एक ठो इसके लिए बना सकते हो और एक ठो फिर उसके लिए बना सकते हो। समझ में आ रहा है? अब हम क्या कर रहे हैं, माना कि H2 में धारा I2 प्रवाहित की जाती है जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र B2, भाई H2 में धारा प्रवाहित करोगे तो H2 में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, है कि नहीं? तो B2 उत्पन्न हो जाता है, तो B2 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट इनटू I2। I2 में H2 में धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो I2 धारा हो जाएगा, ठीक है? तो ये हो जाएगा इनटू I2 हो गया। चूंकि दोनों समाक्षी है अतः समान चुंबकीय क्षेत्र होगा, अतः समान चुंबकीय क्षेत्र होगा, अतः B1 मतलब उसके लिए जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो B1 के लिए भी होगा, S1 के लिए भी होगा। तो S1 का हो जाएगा B1 और B1 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये तो यही रहेगा, ये जो ऊपर में आया है वही रहेगा, ठीक है? हालांकि इसका भी चुंबकीय क्षेत्र वही होगा, लेकिन उत्पन्न किसके कारण हुआ है, I2 के कारण न हुआ है, N2 के कारण न हुआ है, तो ये रहे तो गत वही, हालांकि ये B1 हो जाएगा। दैट्स क्लियर। तो धारा, अब देखिए धारा I2 प्रवाहित करने पर S1 के बद्ध चुंबकीय में फ्लक्स, अब दूसरे के S1 के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन फ्लक्स φ1 है, तब φ1 दैट इज इक्वल टू BA, और ये φ1 इज इक्वल टू हो जाएगा डियर स्टूडेंट हमारा क्या चीज बोल दीजिए, इनटू I2। आपको ये नहीं करना है कि सिर्फ हम उसके जगह में रखेंगे, रट्टा मारो, नहीं, समझो उस चीजों को, समझा रहा हूं मैं उस चीजों को, ठीक है? तो φ1, इसका जो φ1 उसमें धारा प्रवाहित करने से इसका जो फ्लक्स परिवर्तन होगा वो हो जाएगा म्यू नॉट L इंटू I2A। धारा I2 में प्रवाहित हो रही है, नंबर ऑफ टर्म्स N2 है। इतना हो गया। अब देखो, अब देखिए आ रहे हैं हम लोग लास्ट स्टेज में आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं। देखिए माना कि H1 के सापेक्ष, अब इतना इधर को मिटा रहा हूं ना इधर से, क्योंकि थोड़ा सा, माना कि S1 के सापेक्ष H2 की, तो यहां पे लिखेगा माना कि H2 के सापेक्ष, H2 में धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो H2 के सापेक्ष S1 की अन्योन्य प्रेरकत्व M12 है। क्या है? M12 है। तो M12 है तो डियर स्टूडेंट क्या होगा, I2 धारा प्रवाहित कर रहे हैं इसमें, I2 धारा प्रवाहित कर रहे हैं इसमें, जिसके कारण इसके म्यूचुअल इंडक्शन में परिवर्तन हो रहा है 1-2, और इसके बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है और नंबर ऑफ टर्म्स में, ये इसके S1 के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है और नंबर ऑफ टर्म्स है N1। तो यहां से निकाल लेंगे हम लोग M12 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा बोल दीजिए जल्दी से, φ1 N1 डिवाइडेड बाई I2 होगा कि नहीं? आप φ1 का वैल्यू रख दीजिए, तो φ1 का वैल्यू क्या है ये देखो भाई मेरे, म्यू नॉट, ठीक, यहां N1 है कि नहीं है, तो N1 और यहां म्यू नॉट के बाद क्या है N2, ठीक है, I2A डिवाइडेड बाई L, और यहां पहले से क्या है I2, तो I2 से I2 कैंसल आउट हो जाएगा। अब देखो इन दोनों में क्या डिफरेंट आया, M12, ठीक है, और म्यू नॉट N1 इंटू A बाई L आया कि नहीं? दोनों में हमारा, दोनों के लिए जो म्यूचुअल इंडक्शन होता है, प्रेरकत्व समान होता है, इसलिए इनका जो परिणामी आएगा रिजल्टेंट M दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 इंटू A डिवाइडेड बाई L। यहां तक आपको निकाल के दिखाना है, मैं उसको ज्यादा टाइम नहीं लिया। रीजन क्या है, क्योंकि मुझे अभी आपको इसी प्रकार वृत्ताकार के लिए भी कराना है, लेकिन जो बच्चे अच्छे से समझे होंगे उनको समझ में आ गया होगा मैं क्या समझाना चाह रहा था, ठीक है? तो ये हो जाएगा हेनरी। इस प्रकार डियर स्टूडेंट आपको क्या करना है, पूरा कंप्लीट निकाल के दिखाना है, ठीक है भैया? अब चलिए देखते हैं हम वृत्ताकार के लिए।
दो वृत्ताकार कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व। तो वो कैसे निकालेंगे ये देखिए, दो वृत्ताकार कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व कैसे निकालना है ये देखिए। ये चित्र आप बना भी सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, इधर सुनो, आपकी मर्जी, आपके ऊपर छोड़ देता हूं मैं। दो वृत्ताकार सर्कुलर डिस्क ले लीजिएगा, कुछ ऐसा, ठीक है। इस प्रकार, और एक में हम क्या कर देंगे, बैटरी लगा देंगे बी या ई, एक दाब कुंजी के, और एक धारा नियंत्रक RH, और दूसरे में धारा मापी लगा देंगे ताकि चेक कर सके कि इसमें धारा प्रवाहित होता है कि नहीं होता है जी। माना कि इसकी त्रिज्या R1 और इसकी त्रिज्या R2, पहले अलग अलग लेके चलते हैं फिर एक समान लेके चलेंगे। माना कि दोनों का क्षेत्रफल एक समान है, त्रिज्या एक समान है, तब के केस में क्या होगा वो हम बाद में बताते हैं, पहले भी मान के चलो ऐसे चलते हैं। और ये PS मान सकते हो या S1 S2 मान सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, S1 S2 मानो, P1 P2 मानो, उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे सुनो, लिखते जाइएगा आप लोग। माना कि दो वृत्ताकार कुंडली क्रमशः S1 और S2 है, जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 है। माना कि उनमें फेरों की संख्या N1 व N2 है, कैपिटल N1 व कैपिटल N2 है, ठीक है, कैपिटल N1 व कैपिटल N2 है। कुंडली S1 में धारा I1 प्रवाहित की जाती है। अब यहां से चलो करते हैं। कुंडली S1 में धारा I1 प्रवाहित की जाती है, अतः उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा B1, और वो उस B1 का वैल्यू हो जाता है डियर स्टूडेंट म्यू नॉट बाई टू N1 I1 डिवाइडेड बाई R1। आप ना देखो, मैं आपको एकदम बढ़िया एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को एकदम केयरफुली। अगर यहां तक बढ़िया आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, देखते आ गए हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी ठीक है, और आपके सुनहरे भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। रीजन क्या है, कई बच्चे पढ़ाई में उतने इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। अभी देख रहा हूं मैं, दौर जमाना समय बहुत बदल गया है, पढ़ाई में लोग इंटरेस्टेड नहीं रहते ज़्यादा, ठीक है। ये सिर्फ कंपटीशन बन गया है, आपका IQ लेवल बढ़ाना है, एक अच्छा जॉब नौकरी करना है, और उसके अतिरिक्त कोई जानकारी प्लस जो है आपको हासिल करने से कोई मतलब नहीं है किसी को। तो ये मैं कहाँ चला गया, ठीक है, मैं क्या बताने जा रहा था ये सुनो। यहाँ आप एक पढ़े स्वप्रेरण और दूसरा हमने पढ़ा अन्योन्य प्रेरण। दोनों में दो एप्लीकेशन है, दोनों में, उसमें परिनालिका था, इसमें भी परिनालिका आया, उसमें भी वृत्ताकार कुंडली है, इसमें वृत्ताकार कुंडली है। तो दोनों में एक ही चुंबकीय क्षेत्र यूज किया जाता है, उसको रट्टा मार लो आप लोग। परिनालिका के लिए फेरों की संख्या पूरे संपूर्ण परिनालिका में फेरों की संख्या N लेते हैं, लेकिन जब हम एकांक लंबाई में की बात करते हैं तो ये लिया जाता है। वहां भी लिए थे, यहां भी लिए हैं परिनालिका में। और इसका चुंबकीय क्षेत्र आप लोगों ने देखा म्यू नॉट N I, किसके लिए, परिनालिका के लिए। इतना याद रखिएगा। जब वृत्ताकार डिस्क आता है ना, क्योंकि क्वेश्चन आता है, तो जब वृत्ताकार डिस्क की बात करेंगे तो यहां हम फेरों की संख्या को लेते हैं N। यहां प्रति एकांक लंबाई के लिए नहीं निकालते, पूरा फेरों की संख्या ही N लेते हैं, और पूरे फेरों के लिए ही हम लोग जो है ज्ञात करते हैं। लेकिन यहां जो है हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो तो म्यू नॉट बाई 2 N I बाई R। समझ में आ गया। और ये दोनों कहां से आए हैं, अध्याय नंबर 4 चुंबकत्व एवं गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व से आया है। समझ में आ रहा है, जाकर देख लीजिएगा, वहां जब आप देखोगे परिनालिका के लिए और वृत्ताकार में, वहां भी पढ़ाया हूं इन चीजों को, तो वहां से आया है। तो रट्टा मार लीजिए, दोनों जगह सेम यूज होता है, ठीक है, और डिफरेंट कितना यूज होता है वो भी देख लो आप। यहां आपको प्रति एकांक लंबाई वाला फेरों की संख्या लेना है, जबकि यहां पूरे परिनालिका में, पूरे कुंडली में फेरों की संख्या को लेना रहता है, दोनों जगह, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा आप लोग।
अब मैं क्या बता रहा था, ये देखो, तो उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो B1 μ0/2 N1 I1/R1 हो जाएगा। ठीक है, यह चुंबकीय क्षेत्र दूसरे के लिए भी काम करेगा। यह चुंबकीय क्षेत्र कुंडली S2 के लिए भी समान होता है। अतः बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा? बद्ध चुंबकीय फ्लक्स दूसरे का φ2 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, φ2 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, बोल दीजिए जल्दी से, BA B1 A2 हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो इस हिसाब से डियर स्टूडेंट ये हमारा हो जाएगा μ0/2 N1 I1 डिवाइडेड बाई R1, और ये A2 क्या है? उस दूसरे जो सर्कुलर डिस्क है उसका क्या है? एरिया है, क्रॉस आपका एरिया है। तो ये हो जाएगा πr2², क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² होता है, और दूसरे की त्रिज्या R2 है, तो R2 मैं बताऊंगा ना आपको, टेंशन मत लो, कंडीशन अप्लाई करेंगे हम लोग, चिंता मत करो। तो ये हो जाएगा। अब अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा से, अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा से आप सबको पता है क्या होता है? बद्ध फ्लक्स बंधता उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। अब किसमें धारा अनुक्रमानुपाती होती है और किसमें प्रवाहित कर रहे थे उसको बताओ मुझे। हम I1 में धारा प्रवाहित किया तो I1 हो जाएगा, सीधी सी बात, होगा कि नहीं? I1 होगा, इसमें धारा प्रवाहित कर रहे थे ये, वेरी गुड। और माना कि अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा से एवं यदि S1 में धारा प्रवाहित करने पर S2 की अन्योन्य प्रेरकत्व M21 है तब आप सबको पता है क्या होता है? इक्वल टू, या जब हम धारा I1 प्रवाहित कर रहे हैं, है ना, तो उसमें दूसरे का म्यूचुअल इंडक्शन जो है M21 है, अन्योन्य प्रेरकत्व, और इसमें जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके फ्लक्स घनत्व में परिवर्तन होता है। किसमें? आपका इसके फ्लक्स घनत्व में परिवर्तन होगा, मतलब φ2, और इसकी जो है नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? N2 है। दूसरे में नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? N2 है ना, उसके फ्लक्स बंधता में परिवर्तन होता है, और वह प्रथम में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यही परिभाषा है। तो इस हिसाब से हमारा ये हो जाएगा, φ2 का वैल्यू यहां से रख दीजिएगा। क्या आया है φ2 का वैल्यू बता दीजिए? μ0/2 N1 I1 डिवाइडेड बाई R1 πr2² दैट इज इक्वल टू, देख लीजिए, इसी को लिखा हूँ, कुछ नहीं। आपको लग रहा होगा कि सर तो सामने खड़ा हो गया, दिख ही नहीं रहा है, तो उसी को लिखा हूँ, आप अभी देख सकते हैं। अब ये I1 से I1 कैंसल आउट हो गया, तो इस प्रकार हमारा M21 का वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा μ0/2 N1/R1 πr2² आएगा, ये आ जाएगा। अब जब इसी प्रकार, मैं एक चीज आपको समझा चुका हूं ना, मैं सीधा लिख रहा हूं, क्या चीज? इसी प्रकार अब यदि हम क्या करते हैं, दूसरे में धारा प्रवाहित करते हैं और पहले में अन्योन्य प्रेरकत्व की गणना करते हैं, दूसरे में धारा प्रवाहित करते हैं और पहले में जब अन्योन्य प्रेरकत्व की गणना करेंगे तो ये हो जाएगा M12 दैट इज इक्वल टू μ0/2, ये तो कांस्टेंट है, ये ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा। अच्छा, एक चीज मैं भूल रहा हूं यार, एक चीज भूल गया, ठीक है, N1 N2 को भूल गया मैं, ये तो है ना भाई, ये तो है ना, देखो ये फाई का वैल्यू है पूरा, ये फाई का वैल्यू है ना, μ0/2 N1 I1 बाई R1 μr²। N2 को भूला कि नहीं भूला हूं, तो यहाँ पे N2 भी रहेगा, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट आया क्या चीज? N1 N2 आएगा, यहाँ N1 N2 आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा M12 का जब निकालोगे, दूसरे के लिए निकालोगे तो μ0/2, ये तो कांस्टेंट हो गया, N1 N2 यहाँ भी आएगा यार, नीचे में आ जाएगा R2 और ये आ जाएगा πr1² आएगा। समझ में आ गया? तो यहां दोनों एक समान नहीं है, दोनों एक जैसा है क्या? नहीं है, दोनों के लिए डिफरेंट आया है, क्योंकि उनकी त्रिज्याएं भिन्न है। और म्यूचुअल इंडक्शन जो है आपका, ठीक है, ये जो है प्रोपोर्शनल, मतलब ये डिपेंड कर रहा है
किस पर डिपेंड कर रहा है उसको भी ध्यान देना है। पहले की त्रिज्या अगर दूसरे के लिए निकाल रहे हो, इसमें धारा प्रवाहित करके, मतलब इसमें धारा प्रवाहित करके, किसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं, M12 निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो त्रिज्याओं पर भी डिपेंड कर रहा है। अब मान लो सपोज करते हैं, तो इसलिए भिन्न भिन्न आया, सपोज करते हैं, सपोज कि उनका जो त्रिज्या है, रेडियस है, R1 इज इक्वल टू R2 है, बराबर R है, तब की केस में क्या होगा ये देखो, जब भी बराबर हो जाएगा तो M12 दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2, ठीक है, N1 N2 डिवाइडेड बाई R, हमने R मान लिया, इसको भी हमने R मान लिया, मतलब दोनों बराबर है, तब की केस में क्या होगा, ये कट जाएगा यार, पाई आर हो जाएगा। वहां भी क्या होगा, यहां भी हमारा क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा, क्योंकि ये कट जाएंगे, पाई आर हो जाएगा, ये कट जाएगा, पाई आर हो जाएगा। इस केस में हमारा m जो है वो कॉमन आ जाएगा, म्यू नॉट बाई 2 और N1 N2 डिवाइडेड बाई में कुछ नहीं है, पाई आर है। मतलब यदि दोनों वृत्ताकार डिस्क के जो त्रिज्याएं हैं वो समान होगी, तब दोनों में जो है आपका उत्पन्न अन्योन्य प्रेरकत्व भी समान होगा, हेनरी। और यदि उनकी त्रिज्याएं भिन्न भिन्न हैं, एक का छोटा त्रिज्या रख दिए हो और एक का बड़ा रख दिए हो, और बोलोगे कि इसमें एक बार धारा प्रवाहित कर देते हैं और इसमें अन्योन्य प्रेरकत्व की गणना करते हैं वो, और इसमें एक बार धारा प्रवाहित करके इसमें अन्योन्य प्रेरकत्व की गणना करते हैं वो, तो वो दोनों बराबर नहीं होंगे। यदि उनकी समान जो है, कुंडली समान होगी, त्रिज्या समान होगी, तब जाकर के उनका अन्योन्य प्रेरकत्व भी समान होगा। समझ में आ गया? अब चलिए देखते हैं संयोजन। किस चीज का संयोजन? कुंडलियों का संयोजन। जिसकी प्रतिरोधों का संयोजन होता था ना, वैसे ही क्या होगा, कुंडली का संयोजन। कुंडली का संयोजन नहीं होता भैया, कुंडलियों का संयोजन होता है, कॉम्बिनेशंस ऑफ कॉइल्स। तो कॉइल्स का संयोजन कैसे करेंगे, कॉम्बिनेशंस ऑफ कॉइल, ये देखिए दो ही प्रकार का होगा, एक तो श्रेणी क्रम, एक तो समांतर क्रम, है कि नहीं। चलिए देखते हैं। तो श्रेणी क्रम में देखिए, श्रेणी क्रम सीरीज में संयोजन देखते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये देखिए, इस प्रकार सपोज करते हैं कि इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है और इसका विद्युत वाहक जो है, इसका बैटरी क्या है, ई है, माना कि इसमें एक बैटरी बी है कर देते हैं, ठीक है। और इसका विद्युत वाहक बल हो जाएगा E1, इसका विद्युत वाहक बल हो जाएगा E2, इसका विद्युत वाहक बल हो जाएगा E3, और ये कुंडली है L1, ए कॉइल L2, ए कॉइल जो है L3 है। समझ में आ गया? तो डियर स्टूडेंट, आप सबको पहले से पता है, हम सब जानते हैं, श्रेणी क्रम में जब कुंडली दूर दूर लगी हो या प्रतिरोध दूर दूर लगे हों, ठीक है, तो उनका विद्युत वाहक बल जो होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो डिफरेंट होता है, विभव क्या होता है, अलग अलग होता है, लेकिन धारा तीनों में एक समान प्रवाहित होती है। अब इसको निकालना कैसे, ये देखिए, हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं, ये देखिए मैं बता रहा हूं आपको, E इज इक्वल टू आपका होता है माइनस डी बाई डी टी, क्या, किसमें, धारा में परिवर्तन, सॉरी यार, फ्लक्स में परिवर्तन के, किसके नियम से, किसके नियम से बोल दीजिए, फैराडे के नियम से, ठीक है। लेकिन हम सबको पता है प्रेरकत्व के परिभाषा से हम सब जानते हैं कि फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई। मैं यहां फ्लक्स बंधता नहीं ले रहा हूं, आप चाहो तो ले सकते हो, अरे ले लो यार, फिर काहे कंफ्यूज कर रहूंगा आपको। तो ये हो जाता है एन फाई दैट इज इक्वल टू एल आई, होता है कि नहीं होता है। अब इस एन फाई के जगह में क्या रख देंगे, एल आई रख देंगे, तो E इज इक्वल टू जाएगा माइनस, और माइनस की चिन्ह को हटा दो फिलहाल, क्योंकि हम यहाँ न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, इसको हटा दीजिए, छोड़ो, मारो गोली। तो एन फाई के जगह में क्या आ जाएगा, एल आई आ जाएगा, मतलब डी एल आई डिवाइडेड बाई डी टी आ जाएगा। अब एल तो कांस्टेंट है, आई चेंज हो रहा है, भाई धारा चेंज होती है कि नहीं होती है, सॉरी यहां क्या हो रहा है, ये देखिए, ये हो जाएगा हमारा एल डी आई बाई डी टी। फॉर्मूला पहले जनरेट कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर देख लेंगे। मतलब E इज इक्वल टू आ गया एल डी आई बाई डी टी, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को ध्यान में रखिएगा, तब जाकर के आपको समझ में आएगा, सरल है। थोड़ा देखिए,
E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। अब इधर देखिए, सपोज करते हैं माना कि परिणामी रिजल्टेंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो है E है, तब की केस में क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3। होगा कि नहीं होगा? इतना चीज सबको क्लियर है अच्छे से? अब E1 इज इक्वल टू क्या है ये बताओ मुझे। E1 इज इक्वल टू क्या होगा? E1 इज इक्वल टू का है क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले से, L1 di बाई डी टी, क्योंकि धारा I है सब में, I1 नहीं लिखेंगे। E2 इज इक्वल टू हो जाएगा L2 di बाई डी टी। इसी प्रकार आप लिख सकते हैं E3 दैट इज इक्वल टू L3 di बाई डी टी। अब क्या करें, और परिणामी जो विद्युत वाहक बल होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होगा, वो हो जाएगा E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी होगा। ये होगा कि नहीं होगा? तो इस प्रकार इक्वेशन 1 में सब वैल्यूज को रख दीजिए आप। तो एल डी आई बाई डी टी दैट इज इक्वल टू L1 डी आई बाई डी टी प्लस L2 डी आई बाई डी टी प्लस L3 डी आई बाई डी टी। देन वी नो स्टूडेंट कि ये डी आई बाई डी टी पूरा कैंसल आउट हो जाएगा और L1 प्लस L2 प्लस L3। तो ये है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइल का रिजल्ट। समझ में आ गया सबको अच्छे से? न्यूमेरिकल के लिए काम आएगा, और ऐसा तो मुझे नहीं लगता है कि जनरली क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए ही पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखें। अब देखते हैं इसी का हम लोग क्या चीज, पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ कॉइल। तो पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ कॉइल कैसे करेंगे ये देखिए। देखो भाई, रेजिस्टेंस को ऐसे शो करते हैं, समझ में आ रहा है, और इसको कॉइल को ऐसा करके, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का ये बैटरी लगी हुई है, ये की है आपका, और ये है आपका धारा नियंत्रक, ठीक है, RH। और सपोज करते हैं कि ये है L1, सपोज क्या करोगे, L1 इधर से लीजिए, उधर से लीजिए, किधर से भी लीजिए, ये I1 धारा जाती है, इसमें I2 धारा जाती है, इसमें I3 धारा जाती है। तो इस केस में पैरेलल में सबको पता है इनका जो आपका विद्युत वाहक बल रहता है वो कॉमन रहता है, धाराएं डाइवर्ट होती है AB, ठीक है ना। तो आप सबको फॉर्मूला भी जैसे लिखा था मैं फॉर्मूला, वो फॉर्मूला सबको याद होगा, E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ठीक है, ये फॉर्मूला सबको जानकारी में है। अब यहीं से आप देखिए रिजल्टेंट धारा, देखिए क्या होगा, परिणामी धारा। आप थ्योरी व्योरी नहीं लिखेंगे ना हम लोग, परिणामी धारा रिजल्टेंट करंट जो होगा I इज इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। होगा कि नहीं होगा? इतना क्लियर है डियर स्टूडेंट? इतना क्लियर है? अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, डी आई बाई डी टी, इंटीग्रेट कर देता हूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हो गया। अब ये देखो यार, ये देखो, हमको वैल्यू किसका निकालना है, डी आई बाई डी टी का वैल्यू निकालना है। इस फॉर्मूले से देखिए, फॉर्मूले से क्या होगा, चूंकि हम सब जानते हैं ये होता है एल डी आई बाई डी टी, होता है कि नहीं। तो इसको मैं क्या करूंगा, मुझे डी आई बाई डी टी का वैल्यू निकालना है, क्योंकि यहां रखना क्या है, इक्वेशन 1 दे दीजिए, इसी का वैल्यू रखना है ना, तो इसको इधर भेज दीजिए। तो ये हो जाएगा डी आई बाई डी टी दैट इज इक्वल टू हो जाएगा ई बाई एल, हो गया परिणामी का। तो इसी प्रकार सिमिलरली हमारा ये हो जाएगा डी आई वन डिवाइडेड बाई डी आई वन डिवाइडेड बाई डी टी दैट इज इक्वल टू हो जाएगा क्या चीज, ये तो कॉमन है सब में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कॉइल L1 हो जाएगा, डी आई टू डिवाइडेड बाई डी टी दैट इज इक्वल टू हो जाएगा ई बाई L2 एंड डी आई थ्री डिवाइडेड बाई डी टी दैट इज इक्वल टू हो जाएगा ई बाई L3 होगा। ऑल दिस वैल्यू यहाँ आप रख दीजिए, पुट कर दीजिए। तो यहाँ जब हम रखेंगे तो क्या आएगा बताओ,
भाई di/dt का वैल्यू क्या है बोलो? E/L है, E/L आ गया सर, वेरी गुड। इसका वैल्यू क्या है बता दीजिए मुझे? E/L1 है, इसका वैल्यू E/L2 है, इसका वैल्यू E/L3 है। तो ये देखिए ना, E से कैंसल आउट हो गया, कॉमन निकाल के काटना, ऐसा नहीं करता है। 1/L इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। ओके, तो ये हो जाता है हमारा रिजल्टेंट। इस प्रकार आपको सीरीज कॉम्बिनेशंस एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन शो करना है। सपोज करते हैं दो ही बस लिए हैं, तब की केस में क्या होगा? L1 प्लस L2 किसके लिए? सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या होगा? L इज इक्वल 1/L1 प्लस 1/L2। सपोज करो कि हमारे जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें केवल दो ही कॉइल है, तब की केस में ये आएगा। तो इसका रिजल्टेंट जो लिखा जाता है, देखिए L2 प्लस L1 डिवाइडेड बाई L1 इंटू L2, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई। अब L जब वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा L1 इंटू L2 डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2। खत्म। तो इन सबका न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग एक ही वीडियो में बड़े क्लास में करेंगे, समझ आ रहा है? एक ही में। तो नेक्स्ट क्लास रहेगा मोस्ट टाइम पे हमारा धारा सॉरी यार, हम लोग पढ़ेंगे मोटर डेनेमो, ऐसा कुछ बोलते हैं उसको, मेरा भी जवान से थोड़ा सा ठीक है, उसका प्रोनाउंसिएशन पता नहीं क्या हो गया है। अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करेंगे और अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, ठीक है। बेहतरीन टॉपिक है, बेहतरीन टॉपिक। कैसे हम लोग विद्युत मोटर का उपयोग करते हैं, कैसे आपका जब लाइट चली जाती है तो जनरेटर का इस्तेमाल कैसे करते हैं, वो चीज़ हम पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे धारा उत्पन्न की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर फिर इसी के बेसिस पे रहेगा सब कुछ यार। तो इसलिए ना चैप्टर को एकदम सीरीज से पढ़ो आप, लाइन से 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके। आगे पीछे पढ़ोगे ना तो नहीं समझ में आता है, क्योंकि इसके बाद ट्रांसफार्मर इसके बाद आएगा। अब बोलो कि ट्रांसफार्मर वाले को पहले पढ़ा दो सर, या प्रत्यावर्ती धारा दिया है आपका, अल्टरनेटिंग करंट दिया है, एक चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट, चैप्टर नंबर 9 है ना, उसको पहले पढ़ा दीजिए सर। तो बताओ फिर मैं कैसे पढ़ाऊंगा उसको? मैं आपको पता ही नहीं है ये चीज, तो कैसे समझ में आएगा? फैराडेज लॉ पता ही नहीं है तो ठीक है। आज के लिए भैया थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।